Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 30 of formal methods in software engineering. In the last lecture we have discussed different examples of industrial examples that we are used in the formal methods for the software engineering development and the deployment and the implementation. Inshallah ta'ala, today we will discuss some more examples that we are using in the सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ों को कंप्लीट किया था, एंड किया था, वो हमने अपने इस रेफरेंस मॉडल पे एंड किया था कि OSI जो रेफरेंस मॉडल है, उस मॉडल के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास एक तो सॉफ्टवेयर लेयर्स भी होती हैं और दूसरी आपके पास डाटा फ्लो लेयर्स या हार्डवेयर लेयर्स होती हैं। और हमने ये कहा था कि जो हमारे पास सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं उसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर हैं। ये जो तीनों कंबाइन, हम जब इन तीनों को कंबाइन करते हैं, एप्लीकेशन को, प्रेजेंटेशन को और सेशन लेयर को, तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर लेयर्स होती हैं। और जो हमारे पास हार्डवेयर लेयर्स हैं या जो डाटा फ्लो लेयर्स हैं वो नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर हैं। तो इन तीनों को कंबाइन करके जो हमारे पास एक मॉडल बनता है जहाँ पे हम अपना ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा और फिजिकल लेयर पे जिस किसी ने अपना हार्डवेयर डिज़ाइन करना होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल नेटवर्क कार्ड है, साउंड कार्ड है, VGA कार्ड है, ठीक है, कुछ भी जो आपकी चिप डिज़ाइनिंग है, मदरबोर्ड की डिज़ाइनिंग है, रैम डिज़ाइनिंग है, वो सारी की सारी हम अपनी हार्डवेयर लेयर्स पे करते हैं। और जो हमारी हार्डवेयर लेयर्स हैं वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर्स हैं। ये 4 लेयर्स हैं जो हमारे पास हमारी डाटा फ्लो लेयर्स भी हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर्स भी हैं। और अब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं वो एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है और सेशन है। ये जो 3 लेयर्स हैं ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो मॉडल बेस्ड स्पेसिफिकेशन है, जहाँ पे हम अपने मॉडल्स को डिज़ाइन करते हैं, मॉडल्स को डिफ़ाइन करते हैं, उनकी जो मोस्टली इंटरेक्शन होती है वो प्रेजेंटेशन लेयर के साथ होती है। और बाकी जो हमारे पास सेकंड मॉडल था जिसको हमने अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन कहा था, अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन का हमने ये कहा था कि ये ज़्यादातर जो कम्युनिकेट कर रहा होता है ये ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर पे कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो इन 2 मॉडल्स के लिए, ठीक है, हम अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, हम अपना हार्डवेयर डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो 2 एग्जांपल थी कि मॉडल बेस्ड स्पेसिफिकेशन में किस लेयर का इंटरेक्शन होता है, कौन कौन सी लेयर्स यूज़ होती हैं, ठीक है, और उनकी क्या यूटिलाइजेशन होती है सिस्टम के साथ, और सिस्टम के साथ उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, वो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन को हमने डिस्कस किया था। और सेकेंडली हमने अपनी अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन को डिस्कस किया था जिसमें हमारे पास ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर है जो हम इनको कंबाइन करके यूज़ करते हैं। तो मॉडल बेस पे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ठीक है, ये हम बात करते हैं। और मोस्टली जो इंटरेक्शन है वो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर की है, और अलजेब्रिक में ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा और फिजिकल, लेकिन हम जो मोस्टली अपनी इंटरेक्शन की बात करते हैं वो ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर के साथ है, ठीक है। तो ये हम लास्ट टाइम हमने यहाँ पे एंड किया था, यहीं से हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं आगे फर्दर इसको इन डिटेल डिस्कस करने के लिए। तो अब ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास ASML होता है। ASML स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट स्टेट मशीन लैंग्वेज। तो ये जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट स्टेट मशीन लैंग्वेज है ये यूज होती है फॉर मॉडलिंग द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ डिजिटल सिस्टम। देखिए अब हमारे पास जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो हम अपनी रियल लाइफ या रियल रूटीन में यूज़ करते हैं, तो उसकी जो स्ट्रक्चरिंग या जो बिहेवियर मॉडलिंग होती है उनको डिफ़ाइन करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए, उनको मेक करने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए हम लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज ASML। ASML जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये वो एक लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी बिहेवियर ऑफ डिजिटल सिस्टम के। हमारे पास जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं
उनकी मॉडलिंग स्ट्रक्चर के लिए, उनकी बिहेवियर के लिए, उसकी इंटीग्रेशन के लिए, उसकी लिंकेज के लिए हम अपना ASML मॉडल यूज़ करते हैं, ठीक है। और ASML जो हमारा मॉडल है, ठीक है, इसमें स्ट्रक्चरिंग भी होती है, बिहेवियर सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं, सिस्टम की मेकिंग करते हैं, उनकी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन डिफाइन करते हैं। एक तो इसका जो मेन टास्क है वो ये हो गया कि फॉर मॉडलिंग द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ डिजिटल सिस्टम, ठीक है, ये फर्स्ट इसका पॉइंट हो गया। सेकेंडली हम ये कह रहे हैं कि ASML कैन बी यूज टू फेथफुली capture the abstract structure and stepwise behavior any discrete systems including very complex ones such as, ठीक है। अब हम ASML को जो हम अपने इंटरप्राइज लेवल के ऊपर या जो हमारे इंटरप्राइज सिस्टम्स हैं या जो हमारे कम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, वी कैन आल्सो यूज देयर दिस मॉडल। और वो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम इसमें जितने भी स्टेप बाय स्टेप जितने प्रोसेसेस हैं कि आपके कितने प्रोसेसेस बन रहे हैं, हर एक प्रोसेसेस की इंटीग्रेशन क्या है, आपके मॉड्यूल्स कितने हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट किस तरह है। तो ये कंप्लीट जितनी भी प्रोसेस मैनेजमेंट है, जितनी भी डिस्क्रीट सिस्टम की इंटीग्रेशन है, वो हम इसमें यूज़ करते हैं। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि ASML कैन बी यूज्ड faithfully capture the abstract structure and stepwise behavior of any discrete system including very complex, ठीक है, like integrated circuits। अब जो आपके इंटीग्रेटेड जो आपके सर्किट्स होते हैं वो बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, उनको डिज़ाइन करना, उनकी मेकिंग करना, उनको इंटीग्रेट करना वो क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन हम अपने उन तमाम सिस्टम्स की जितनी भी इंटीग्रेटिंग है वो कर सकते हैं। हमारे पास जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, हम अपने तमाम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं और जितनी भी डिवाइसेस हैं हम उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास ASML मॉडल है ये बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के लिए और उनका जितना भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उनको कंबाइन करके इंटीग्रेट करके हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो एब्स्ट्रैक्ट स्टेट मशीन मॉडल है इसका रियल इंडस्ट्री में या रियल डिज़ाइनिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जितने भी कम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं उनकी डिज़ाइनिंग, उनकी, ठीक है, उनके ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड करना, उनकी इंटीग्रेशन, वो सारे की सारी जो बेस कर रही होती है वो आपकी ASML लैंग्वेज पे बेस कर रही होती है। अब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट स्टेट क्या है, ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट स्टेट। एन ASML मॉडल इज सेड टू बी एब्स्ट्रैक्ट because it encodes only those aspects of the system structure that affect the behavior being model। अब ये जो यहाँ पे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ गया है, हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ASML जो मॉडल है इज सेट टू बी एब्स्ट्रैक्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट है बिकॉज ये इनकोड्स करता है ओनली दो उन एस्पेक्ट्स को जिसमें सिस्टम स्ट्रक्चर दैट अफेक्ट द बिहेवियर यूजिंग मॉडल, जिसका अफेक्ट बिहेवियर यूजिंग मॉडल में है उसके स्ट्रक्चर को ये यूज करता है। और इसका गोल क्या है? द गोल इज टू यूज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटेल दैट एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस और प्रिडिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। यानी अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो इसके गोल्स हैं, वो गोल्स क्या हैं? वो यही गोल्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि द गोल्स इज टू यूज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटेल दैट एक्यूरेटली रिप्रोड्यूसेस और प्रिडिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। जो हमारे पास सिस्टम है बिहेवियर का, उसकी प्रिडिक्ट्स फाइंड करने के लिए, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको रन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटेल दैट एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस और प्रिडिक्ट्स द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। इसके एब्स्ट्रैक्शन हेल्प अस reduce complex problem into manageable unit।
अब जितने भी हमारे पास लाइक मैं कहता हूँ जी कॉन्सेप्ट्स का वेब पोर्टल बनाना है या इसको ऑटोमेट करना है तो उसमें नेटवर्क्स भी आ गया, डेटाबेस भी आ गया, ठीक है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग भी आ जाएगी, प्रोग्रामिंग भी आ जाएगी, बहुत से वेब आ जाएगा, ठीक है, पेरोल सिस्टम आ जाएगा। अब इन तमाम मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करना, लिंक करना, कोई उसके लिए हमें एक सिंगल मॉडल या कोई सेट ऑफ रूल्स, कोई रेगुलेशंस रिक्वायर्ड है जिसकी बेसिस के ऊपर हम उस मॉडल को इंटीमेट करके यूज करेंगे, लिंक करेंगे या मॉडिफाई करेंगे। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि एब्स्ट्रैक्शन हेल्प्स अस reduce complex problems into manageable units and prevents us from getting lost in a sea of details। ठीक है, ये हमारे पास है कि हमारे जितने भी रिड्यूस जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस करता है और उनको लिंक करता है। और इसके अलावा ASML प्रोवाइड्स a variety of features that allow you to describe the relevant state of system in a very economical high level way। यानी जो इसका मेजरली गोल है या जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट स्टेट मशीन लैंग्वेज है ये हमें जो प्रोवाइड करती है कि डिफरेंट फीचर्स जो हमें अलाउ करते हैं कि डिस्क्राइब द रेलेवेंट स्टेट ऑफ जो स्टेट की जितनी भी रेलेवेंट स्टेट्स हैं इन अ वेरी इकोनॉमिकल हाईवे, यानी उनको इकोनॉमिकल बना के लिंक करके आपने किस तरह इंटीग्रेट करना है और उसको किस तरह यूज करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं अपना ASML मॉडल। ठीक है जी। अब हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट स्टेट मशीन है या जो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है एंड ट्यूरिंग मशीन, हम इसको डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और ये यहाँ पे किस कंटेक्स्ट में हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट स्टेट मशीन और जो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है उनको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट स्टेट मशीन इज द पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैथमेटिकल मशीन लाइक द ट्यूरिंग मशीन। ठीक है जी, आप ये देख लें कि यहाँ पे इसमें डिफरेंस, आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है कि एब्स्ट्रैक्ट स्टेट मशीन इज अ पर्टिकुलर ऑफ काइंड, यानी एक मैथमेटिकल मशीन है जिसको हमने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा था, हमने फाइनाइट स्टेट मशीन पढ़ी थी, हमने रेगुलर अपने एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था। तो ये भी आपके पास क्या है कि ये एक मैथमेटिकल मशीन है, जिस तरह हमारे पास ट्यूरिंग मशीन होती है वैसे ही हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। ठीक है, बट unlike a Turing machine, ASMS may be defined a very high level of abstraction, जहाँ पे हमें सिस्टम की, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन हाई लेवल की चाहिए होती है, वहाँ पे हम अपनी ट्यूरिंग मशीन को यूज़ कर सकते हैं, ट्यूरिंग मशीन को डिज़ाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम अपनी ट्यूरिंग मशीन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्शन लेवल है वो काफ़ी हाई लेवल का चाहिए है। एंड easy way to understand ASMS is to see them as defining a succession of states that may follow an initial state। यानी जितनी भी states हैं उसको initial state follow करने के लिए, manipulate करने के लिए, use करने के लिए हम इसको use करते हैं। अब हमारे पास जो ट्रांजिशंस हैं, जो स्टेट की ट्रांजिशंस हैं, वो हम देखते हैं। द बिहेवियर ऑफ अ मशीन इट्स रन कैन ऑलवेज बी डिपिकेटेड एज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स लिंक्ड बाय स्टेट ट्रांजिशन। यानी उसके साथ जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी ट्रांजिशंस हैं जो उसके साथ लिंक हैं, उन तमाम स्टेट्स को हम किस तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हैं। लाइक आप ये देखें कि ये हमारे पास एक यहाँ पे हम कहते हैं A एंड इट्स B, पेंट इन ग्रीन एंड पेंट इन रेड। ठीक है, मूविंग फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B इज अ स्टेट ट्रांजिशन। अब हम अगर A से B की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक स्टेट ट्रांजिशन है। ये एक ट्रांजिशन जो हम कंप्लीट कर रहे हैं कि हम यहाँ से मूविंग फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B, ठीक है, ये हम मूव कर रहे हैं स्टेट B की तरफ, तो ये हमारे पास एक स्टेट ट्रांजिशन है। जिस तरह आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, जब हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपने डिफरेंट प्रोसेसेस बनाते हैं और उन तमाम प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करते हैं जिसको हम प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं, वैसे ही
आपके पास स्टेट ट्रांजिशन में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं और आप उन तमाम प्रोसेसेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी प्रोसेसेस मैनेजमेंट के साथ, प्रोसेसेस इम्प्लीमेंटेशन के साथ, उसको आप उन तमाम को आप लिंक करके यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन है वो आप देखें कि एक तो हम इसको पेंट इन ग्रीन और दूसरा पेंट इन रेड कर रहे हैं, ये ए और बी है और ये हमारे पास स्टेट ट्रांजिशंस हैं। हम इन स्टेट ट्रांजिशन को यूज़ कर सकते हैं अपनी इंटीग्रेशन के लिए, अपनी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और लिंक करने के लिए। अब हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन का जो इशू है कि ईच स्टेट इज़ अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मशीन, कि हमारे पास जितनी भी स्टेट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या क्या रूल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। तो हम यहाँ पे जो कह रहे हैं कि ईच स्टेट इज़ अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मशीन, जो आपकी मशीन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने किस तरह करनी है, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, क्या लैंग्वेज है, वो सारा हमें देखना पड़ेगा। द स्टेट मे बी सिंपल और इट मे बी वेरी लार्ज विद कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यानी अब यहाँ पे हम जो एक और पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि द स्टेट मे बी सिंपल और इट मे बी वेरी लार्ज विद कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कि जो आपकी स्टेट है वो सिंपल भी हो सकती है, वो लार्ज भी हो सकती है, वो अपने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ जो है वो इंटीग्रेट भी हो सकती है, लिंक भी हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बट no matter how complex the state might be, each step of the machine's operation can be seen as a well-defined transition from one particular state to another। तो अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि but no matter how complex the state might be, each step of the machine's operation can be seen as a well-defined transition from one particular to another। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी कन्फिगरेशंस हैं, हमें उनको वेल डिफाइन करना पड़ेगा, उनको मैनेज करने के लिए मैनिपुलेट करना पड़ेगा। दैट्स वाई जो इसके क्रैक्स हैं हम यही कह रहे हैं कि सिस्टम कि हमें ये नहीं देखना कि हाउ कम्प्लेक्स द स्टेट माइट, ईच स्टेप उस मशीन के जितने स्टेप्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जो उसकी मशीन ऑपरेशन में यूज़ हो रहे हैं, कैन बी सीन, हम इनको देख सकते हैं और हम इसको वेल डिफाइंड ट्रांजिशन बना सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए इंटीग्रेट करने के लिए और उसको लिंक करने के लिए। अब हम इन स्टेट वेरिएबल्स की जो आप कैलकुलेशन है वो देखते हैं। वी कैन व्यू एनी मशीन्स स्टेट एज अ डिक्शनरी ऑफ नेम कॉमा वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसको बात जो कर रहे हैं वो एज ए डिक्शनरी की बात कर रहे हैं और एज ए डिक्शनरी से हमारी क्या मुराद है या हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। आप ये देखें कि हम ये कहते हैं कि ये नेम कॉमा वैल्यू पेयर्स कॉल्ड, ये हम इसको स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। यानी ये जो पेयर है ये हमारे पास आपका एक स्टेट वेरिएबल्स है। और अब हम कहते हैं कि पेंट इन ग्रीन और पेंट इन रेड, ये जब आप सेंड करते हैं तो ये सारे का सारा जो है आपकी जो पेंटिंग है ये सारी की सारी क्या है, ये आपकी ग्रीन है और ये सारी की सारी क्या है, ये आपकी रेड है। तो हम इनको रेड और ग्रीन आप ये देख रहे हैं कि ये एक है। अब कलर रेड ये जो है इज़ अ वेरिएबल वेयर कलर इज द नेम ऑफ वेरिएबल, रेड इज द वैल्यू, ठीक है। अब ये इसमें जो चीज़ समझने वाली है कि जो पॉइंट है कि जो आपके पास इसमें कलर रेड है वो आपके पास इसमें एक वेरिएबल है और वेयर कलर इज द नेम ऑफ वेरिएबल, रेड इज द वैल्यू। जो रेड है वो वैल्यू है और जो कलर है वो आपकी जो उस वेरिएबल का नेम है और ये इसमें वैल्यू है। तो हम इस पूरे सेंटेंस को क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कलर रेड इज अ वेरिएबल वेयर कलर इज द नेम ऑफ वेरिएबल, रेड इज द वैल्यू। यानी हम यहाँ पे इसके साथ जो हम इसको लिंक कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कलर रेड जो है ये एक वेरिएबल है और वेयर कलर इज द नेम ऑफ वेरिएबल, कि जो आपका कलर है वो उस वेरिएबल का नेम है
और रेड उसकी वैल्यू है कि जो भी आपकी वैल्यू है कि आप उसको किस तरह लिंक कर रहे हैं, उसको किस तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेयर था, उसमें स्टेट वेरिएबल थी, उसमें एक रेड है और एक आपके पास ग्रीन है। अब हम जब कलर का हम रेड कहते हैं, ये एक वेरिएबल है, कलर इसमें आपके वेरिएबल का नेम है और रेड उसकी वैल्यू है, यानी ये आपका वेरिएबल नेम है और रेड इसकी वैल्यू, जिस तरह हम वैल्यू कहते हैं 2 है 3 है। देखिए हर एक कोड का एक कलर कोडिंग तो होती है कि लाइक रेड की एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, येलो की एक वैल्यू होगी, तो हम उन वैल्यूज को यहाँ पे यूज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब नेम्स आर गिवन बाय द मशीन सिंबॉलिक वोकैबुलरी। अब जितने भी आपके इसमें नेम्स होते हैं वो आर गिवन बाय द मशीन सिंबॉलिक वोकैबुलरी, कि उसके अंदर मशीन के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी मशीन खुद से ही उसको लिंक कर रहा है, खुद से ही उसको इंटीग्रेट कर रहा है। और जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ आर फिक्स्ड एलिमेंट्स लाइक नंबर्स एंड स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स। तो अब ये हमारे पास जो नेम्स हैं, हम तो कह रहे हैं कि आर गिवन बाय द मशीन, आपकी जितनी भी मशीन की सिंबॉलिक वोकैबुलरी है ये इसके लिए यूज़ होती है। और वैल्यूज़ आर फिक्स्ड एलिमेंट, ये सारे के सारे फिक्स्ड एलिमेंट्स हैं लाइक नंबर्स एंड स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स, कि आपके जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी आपके करेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे हम यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ के अंदर। और जो नेम्स हैं ये सारी की सारी जो है मशीन्स की जितनी भी सिंबॉलिक वोकैबुलरी है ये उसके लिए हम यूज़ करते हैं। द रन ऑफ अ मशीन इज अ सीरीज ऑफ स्टेट्स and state transitions that results from applying operations to each state in succession। अब यहाँ पे हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं, the run of a machine is a series of states and state transitions that results from applying operations to each state in succession। यानी अब यहाँ पे जो हम एक और पैरामीटर कंप्लीट डिस्कस करते हैं वो ये, यहाँ पे जो हम रूल बना रहे हैं वो रूल इंटीग्रेशन क्या है कि द रन ऑफ मशीन इज अ सीरीज ऑफ स्टेट्स एंड स्टेट ट्रांजिशंस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अप्लाइंग ऑपरेशंस टू ईच स्टेट इन सक्सेशन। अब जो हमारे पास जितनी भी आपकी मशीन्स हैं, ठीक है, जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी ट्रांजिशंस हैं, उन तमाम ट्रांजिशन को, स्टेट्स को, उनके रिजल्ट्स को, उन तमाम ऑपरेशंस को अप्लाई करने के लिए, सक्सीड करने के लिए हम ये एक हमने फिक्स रूल बनाया है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि द रन ऑफ अ मशीन इज अ सीरीज ऑफ स्टेट्स एंड स्टेट ट्रांजिशन दैट रिजल्ट्स from applying operations to each state in succession। अब ये हमारे पास एक इसकी एग्जांपल आ गई, रियल टाइम एग्जांपल। इस एग्जांपल से आपको मजीद कंसेप्ट इसका जो क्लियर होगा कि ट्रांजिशंस किस तरह आपकी बन रही हैं, आपकी स्टेट्स किस तरह आ रही हैं, आपकी स्टेट्स लिंक्स किस तरह हो रही हैं और स्टेट्स की इंटीग्रेशन क्या है, ये हम इसमें देखते हैं। एग्जांपल, diagram shows the run of a machine that models how order might be proceed। अब यहाँ पे हम जो बात करते हैं कि diagram shows the run of a machine that models how orders might be proceed, कि आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो किस तरीके से प्रोसीड होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये हमारे पास S1 है, ये हमारे पास S2 है और ये हमारे पास S3 है। यहाँ पे अब इसमें तीन चीज़ें हैं, मोड, ऑर्डर, बैलेंस। हर एक डायग्राम में स्टेट में मोड, ऑर्डर और बैलेंस है। अब हम इस मोड को जब हम स्टेट 1 की बात करते हैं, ये हमारे पास S1 है, या फिर हम क्या कहते हैं कि मोड इज इक्वल टू इनिशियल। और ऑर्डर हमारे पास क्या है, 0 है। बैलेंस हमारे पास $0 है, बैलेंस भी 0 है, ऑर्डर भी 0 है। हम जब मोड को एक्टिव करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑर्डर्स प्लेस होते हैं और बैलेंस हमारे पास $200 आ जाता है। अब हम इसी स्टेट को जब करते हैं मोड इज इक्वल टू फाइनल, अब हम जब इसी स्टेट को फाइनल कर रहे हैं तो हमारे पास ऑर्डर 0 है, बैलेंस क्या है वो 500 है। तो यहाँ पे हम
इन स्टेजेस में हम इसको इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। S1 और S2 जो है ये इनिशियलाइजेशन है, और S2 S3 जो है वो प्रोसेस, यानी S2 जो है ये कॉमन है, ये आपकी इनिशियलाइजेशन में भी आ रही है और आपकी प्रोसेसिंग में भी आ रही है कि आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं जो प्रोसीड हो रहे हैं ये आपकी प्रोसेसिंग में भी आ रही है और ये आपकी इनिशियलाइजेशन में भी आ रही है। इसलिए हम इसको ये कहते हैं कि S1 S2 S3। तो S1 में जो हमारा मोड है वो भी इनिशियल है, ऑर्डर 0 है, बैलेंस 0 है, और हमारे पास जो S2 है उसमें मोड जो है वो एक्टिव है, जो ऑर्डर्स है वो 2 है और जो बैलेंस है वो $200 है। इसमें फाइनल मोड है, ऑर्डर 0 है, बैलेंस 5। अब ईच ट्रांजिशन ऑपरेशन क्या है, can be seen as the result of invoking the machine's control logic on the current state। जो आपकी मशीन है इसके ऊपर आपका जो कंट्रोल लॉजिक है हम वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम कंट्रोल लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि कंट्रोल लॉजिक आपका किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है हर स्टेट के ऊपर। और फिर हम कहते हैं कैलकुलेट्स द सब सीक्वेंस दैट्स कैलकुलेट्स द सब सीक्वेंस स्टेट एज आउटपुट, कि जो आपकी सब सीक्वेंस जितनी भी स्टेट्स हैं उन तमाम को आप एज ए आउटपुट ले रहे हैं। तो हमारे पास ये 2 जो मेजर पॉइंट्स हैं कि कैन बी सीन एज द रिजल्ट ऑफ इन्वोकिंग द मशीन्स कंट्रोल लॉजिक ऑन द करंट स्टेट, कैलकुलेट्स द सब सीक्वेंस स्टेट एज आउटपुट, कि आपकी जितनी भी सब सीक्वेंस स्टेट है उसकी आउटपुट फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक तो इनिशियलाइजेशन थी, एक हमारे पास प्रोसेसिंग है, और ये हमारे पास 3 है। इसमें S1 और S2 जो है वो आपकी जो इनिशियलाइजेशन स्टेज में आती है, S2 S3 जो है वो आपकी जो प्रोसेसिंग में आती है। S2 जो है वो कॉमन है, वो आपकी इनिशियलाइजेशन में भी आ रही है और वो आपकी प्रोसेसिंग में भी आ रही है, वो आपकी दोनों स्टेट्स में आ रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कैलकुलेट्स द सब सीक्वेंस स्टेट एज ए आउटपुट, यानी वो उसकी जितनी भी सीक्वेंस है हम उन तमाम सीक्वेंस को एज ए सब सीक्वेंस स्टेट कहते हैं, उसकी आउटपुट कहते हैं। अब अभी हम ये इसमें जो हमारे पास ये कंट्रोल लॉजिक है, अभी हम इसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कंट्रोल लॉजिक। कंट्रोल लॉजिक है द मशीन्स कंट्रोल लॉजिक behaves like a fixed set of transition rules that say how state may evolve। अब मैं बैक स्लाइड पे फिर जाता हूँ। हमने जब यहाँ पे बात की थी कि ये जितनी भी ट्रांजिशंस हैं, जो इनकी मूवमेंट है, जो इनकी इंटीग्रेशन है, हम उस पर ये बात कर रहे थे कि कैन बी सीन एज द रिजल्ट ऑफ इन्वोकिंग द मशीन कंट्रोल लॉजिक ऑन द, यानी वो कंट्रोल लॉजिक से स्टेट्स का रिजल्ट कंपेयर कर रही है, उसका रिजल्ट फाइंड कर रही है। अब व्हाट इज कंट्रोल लॉजिक, ये जो आपके पास कंट्रोल लॉजिक है वो क्या चीज़ है, या कंट्रोल लॉजिक की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या है, उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये कैलकुलेट करती है सब सीक्वेंस स्टेट एज ए आउटपुट, आपकी जितनी भी सब सीक्वेंस स्टेट्स हैं उसकी आउटपुट के लिए। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो कंट्रोल लॉजिक है, द मशीन्स कंट्रोल लॉजिक बिहेव्स लाइक अ फिक्स सेट ऑफ ट्रांजिशन, यानी आपकी जो मशीन है उसके अंदर जितनी भी ट्रांजिशन है वो बिहेव करती है लाइक अ फिक्स सेटअप, यानी आपके पास 5 सेट्स हैं, आपके पास 2 सेट्स हैं, आपके पास 3 सेट्स हैं, आपके पास 6 सेट्स हैं, उसकी जो ट्रांजिशंस है वो फिक्स सेट्स के ऊपर बिहेव करती है। और रूल्स दैट से हाउ स्टेट में इवॉल्व। अब यानी ये हमारे पास पूरा एक जो केस स्टडी बन रही है, द मशीन कंट्रोल लॉजिक बिहेव्स लाइक अ फिक्स सेट ऑफ ट्रांजिशन रूल्स that say how state may evolve। यानी ये जो हमारे पास जितनी भी मशीन हैं उनका जितना भी कंट्रोल लॉजिक है वो किस तरीके से बिहेव होता है, उसकी लिंकिंग किस तरीके से होती है, उसकी इंटीग्रेशन किस तरीके से होती है, उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको लिंक करने के लिए हम अपनी कंट्रोल लॉजिक बनाते हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पे ये कह रहे हैं
कि मशीन कंट्रोल लॉजिक भी ये फिक्स यानी फिक्स सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस है कि पहले ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है, फिर ये होना है, और वो जो स्टेट्स हैं वो उन फिक्स सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस के ऊपर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बिहेव कर रहा है। टिपिकली फ्रॉम ऑफ द ऑपरेशनल टेक्स्ट इज इफ कंडीशन देन अपडेट, कि अगर ऐसा है इफ देन एल्स, इफ देन एल्स, मगर यानी जो आपकी कंडीशंस है उन कंडीशंस को लेके या कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी तो आप उसको यूज करते हैं। वी कैन थिंक ऑफ द कंट्रोल लॉजिक एज अ टेक्स्ट दैट precisely specifies for any given state what the value of machine's variable will be in the following step। यानी ये अब यहाँ पे क्या है कि जो कंट्रोल लॉजिक है ये एक टेक्स्ट है जो प्रिसाइजली तमाम जो आपकी स्पेसिफिकेशन है उन तमाम को स्पेसिफाई करता है फॉर एनी गिवन स्टेट, हर एक गिवन स्टेट के लिए व्हाट द वैल्यू ऑफ द मशीन की, मशीन की जो वैल्यूज हैं उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं उन तमाम स्टेप्स को फॉलो करने के लिए, रन करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। कंट्रोल लॉजिक एज ए ब्लैक बॉक्स, लाइक जिस तरह व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अब यहाँ पे हम जो कंसेप्ट ले रहे हैं कुछ उससे मिलता जुलता है कि कंट्रोल लॉजिक is a black box. The machine control logics is the black box that takes as input a state dictionary S1 and gives as output a new dictionary S2। कि हमारे पास यहाँ पे जो मशीन है, जो कंट्रोल, जो MCLS का मशीन कंट्रोल लॉजिक, ये एक ब्लैक बॉक्स है that takes इनपुट लेता है और उसके बाद आपकी एक डिक्शनरी है S1 एंड गिव द आउटपुट आ न्यू डिक्शनरी S2। यानी ये ब्लैक बॉक्स से मतलब ये है कि आप इनपुट देते हैं और आपको आउटपुट मिल जाती है। उसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पास जो वो पूरा प्रोसेस है वो आप क्रिस्टल नहीं है, आप देख नहीं सकते, ठीक है ना, उसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो व्हाइट बॉक्स होता है उसमें आपको हर चीज़ नज़र आ रही होती है, स्टेप, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप क्या है, उसमें आप तमाम अपने स्टेप्स को देख सकते हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स के स्टेप्स को आप देख नहीं सकते। तो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट द मशीन कंट्रोल लॉजिक इज अ ब्लैक बॉक्स दैट टेक्स एज इनपुट a state dictionary S1 and gives as output a new dictionary S2। यानी अब यहाँ पे आपके पास जो न्यू डिक्शनरी S2 है वो आ रही है। हम यहाँ जो यहाँ पे मोड हमारे पास मोड में क्या है, ऑर्डर्स है, ठीक है, इनिशियली 0 है, बैलेंस $0 है, ये हमारे पास इनपुट है। The machine control logic, if mode is equal to initial then mode is equal to active। अगर वो इनिशियल है तो फिर हमने उस मोड को क्या करना है, उस मोड को हमने एक्टिव करना है। मोड एक्टिव, ऑर्डर 2 है, बैलेंस $200 है। द टू डिक्शनरीज S1 एंड S2, यानी यहाँ पे जो दो डिक्शनरीज है, एक S1 और एक S2, have the same set of keys but the values associated with each variable name may differ between S1 and S2। ये इसका की पॉइंट था जो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर सेइंग दैट द टू डिक्शनरीज S1 and S2 have the same set of keys but the values associated with each variable name may differ between S1 and S2। वो दोनों से डिफर हो सकते हैं certain requirement की बेसिस के ऊपर। ठीक है जी, तो नेक्स्ट, अब इसको हमने मशीन में रन किस तरह करना है कि इस पूरे को हमने मशीन में रन किस तरह करना है। तो run of the machine, the run of the machine can be seen as what happens when the control logic is applied to each state। In turn the run starts from initial state। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं, the run of the machine can be seen as what happens when the control logic is applied to each state in turn। अब ये जो मेरे पास पॉइंट है कि the run of the machine can be seen as what happens when the control logic is applied
टू ईच स्टेट इन टर्न, यानी उसकी जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें जो टर्निंग है वो किस तरीके से होनी है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होनी है वो हम देख सकते हैं। द रन ऑफ द मशीन कैन बी सीन एज व्हाट हैपन्स व्हेन द कंट्रोल लॉजिक इज अप्लाइड टू ईच स्टेट, या उसमें जितनी भी स्टेट्स हैं। इन टर्न द रन स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट S1 which implies S2 which implies S3 and which implies dot dot। S1 is the given, यानी जो S1 है ये आपके पास, ठीक है, S1 is given to the black box, और ब्लैक बॉक्स से S2 और प्रोसेसिंग जो फिर S2 इसकी जो प्रोसेसिंग करेगा और जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो S3 में आएंगे एंड सो ऑन। व्हेन नो मोर चेंजेस टू स्टेट आर पॉसिबल द रन इज कंप्लीट। ठीक है जी, कि अब इसके बाद जितने स्टेप्स हैं, अगर कोई और स्टेट्स नहीं आएगी तो जो फाइनल जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो ये कहेगा कि रन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। दैट्स वाई वी आर सेइंग व्हेन नो मोर चेंजेस टू स्टेट आर पॉसिबल, जब और जितने भी चेंजेस हैं वो पॉसिबल नहीं है स्टेट में तो द रन इज कंप्लीट। तो जो आपका रन है वो आपका जो कंप्लीट हो गया है और आपकी मशीन जो है, ठीक है, वो आपकी एग्जीक्यूशन और रनिंग स्टेट से बाहर आ गई है। देन आपके पास अपडेट ऑपरेशंस आ गए कि अब हम बात करते हैं अपनी अपडेट ऑपरेशन की कि वो यूज द सिंबल, ठीक है, कॉलन इज इक्वल टू रीड्स एज गेट्स। ठीक है, अब हम जो अपने ऑपरेशन सिंबल यूज कर रहे हैं कि रीड्स एज गेट्स टू इंडिकेट द वैल्यू दैट अ नेम विल हैव इन द रिजल्टिंग स्टेट। फॉर एग्जाम्पल मोड इज इक्वल टू एक्टिव, यानी अब हमारे पास जो अपडेट ऑपरेशन आ गई है हम उसमें क्या बात कर रहे हैं कि वो यूज द सिंबल रीड्स एज गेट टू इंडिकेट द वैल्यू दैट अ नेम विल हैव in the resulting state. For example, mode colon is equal to active. Update can be seen only during the following step, that this is in contrast to Java, C and Pascal. ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी अपडेशन है ये सारी की सारी हम देख सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि अपडेट कैन बी सीन ओनली ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेप, दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू जावा, सी एंड पैस्कल। ऑल चेंजेस हैपन, ठीक है, अब आपकी ये जितनी भी है ये सिमुलेटली आपकी जितनी भी चेंजेस है ये एक साथ होती है। व्हेन यू मूविंग फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर, जब आप मूव कर रहे होते हैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप में, देन ऑल अपडेट्स हैपन एट वंस, यानी इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 में हमने ये डिस्कस किया था कि एटॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होती है, किस तरीके से होती है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है और इसकी डिप्लॉयमेंट क्या है, हम इसको कहाँ कहाँ पे किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसको हम डिप्लॉय किस तरह कर रहे हैं। अब हम इसकी एक सिंपल इसकी एग्जांपल करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक इसका सिंपल जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसका जो प्रोग्राम है वो क्या है, हम इसमें एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल इसमें क्या है, हेलो वर्ल्ड की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मेन, देन लिखते हैं स्टेप राइट लाइन, देन हेलो कामा वर्ल्ड। ASML यूज आइडेंटिफिकेशन टू डिनोट ब्लॉक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी जो ASML है वो जितनी भी आइडेंटिफिकेशन को यूज करता है और ब्लॉक स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। एंड ब्लॉक्स कैन बी प्लेसेस इनसाइड अदर ब्लॉक्स, यानी वो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक में प्लेस होता है, दूसरा तीसरे में होता है, तीसरा चौथे में होता है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो गए, लिंक हो के हम उसको आपस में उसकी समलिंक करते हैं। देन हम कहते हैं कि स्टेटमेंट ब्लॉक अफेक्ट द स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, कि जो आपकी स्टेटमेंट ब्लॉक है उसके जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं उनका जो स्कोप है 1 2 3 4 5 6 7 उन तमाम का हमें स्कोप पता हो। वाइट स्पेस इंक्लूड्स ब्लैंक एंड न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, ASML डज नॉट रिकॉग्नाइज टैब कैरेक्टर फॉर
इंडेंटेशन। ठीक है, अब ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाइट स्पेस इंक्लूड ब्लैंक्स एंड न्यू लाइन कैरेक्टर ASML does not recognize tab character for डिटेक्शन। ठीक है, कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, हम इसको यूज नहीं कर सकते। एंड ऑपरेशन नेम्स मेन गिव्स द टॉप लेवल, ये हम C++ की अगर बात करें तो उसमें मेन फंक्शन होता है। एंड ऑपरेशन नेम्स मेन गिव्स द टॉप लेवल ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द मॉडल मेन इज लाइक मेन इन जावा एंड सी। जिस तरह हम इसको जावा में भी यूज करते हैं, C++ में भी यूज करते हैं। अब आपके पास द एग्जीक्यूटेबल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज जो ASML है, जो हमारे पास कंपाइलर है। कंपाइलर क्या करता है, ASML नेम ऑफ द प्रोग्राम, जो भी उसका प्रोग्राम का नेम है वो हम अपना उसमें नेम देंगे। नेम एंटर करने के बाद हम क्या कहते हैं कि यूज D drive at the university laboratories, example D:ASML, ये हमारे प्रोग्राम का नेम है। हम test.asml कर रहे हैं, यहाँ पे हम उस टेस्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं test.exe और ये हमारी फाइल आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक ASML मॉडल है, एग्जीक्यूटेबल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज मॉडल है, जहाँ पे हम इसको यूज करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट जो स्टेप है, ठीक है, हम उनको डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं स्टेप कैन बी इंट्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली आर एज पार्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द फॉर्म। ये आपके डिफरेंट स्टेप्स, यानी जो आपका स्टेप है, स्टेप कैन बी इंट्रोड्यूस, ठीक है, इंडिपेंडेंटली आर एज पार्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द फॉर्म। हम क्या बात करें, द जनरल सिंटैक्स फॉर स्टेप्स। इस स्टेप में क्या, लेबल, देन स्टॉपिंग कंडीशन, देन स्टेटमेंट ब्लॉक, स्टेट में। अब ये इसमें हमारे पास जो डिफरेंट पैरामीटर्स आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, इसमें स्टेप में आ रहा है, इसमें स्टेप आ रहा है, देन लेबल आ रहा है, देन स्टॉपिंग कंडीशन के जो आपकी स्टॉपिंग कंडीशन है जिसके ऊपर आप उसको स्टॉप कर रहे हैं, और देन आपके पास स्टेटमेंट ब्लॉक आ रही है कि आपके पास कौन सी स्टेटमेंट ब्लॉक है, आप उसको किस तरीके से उसको ब्लॉक करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि स्टेटमेंट ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ, अब देखिए, इंडेंटेड स्टेटमेंट दैट फॉलो। अब यहाँ पे यानी ये जो हमारे पास इसमें लेबल है, और जो हमारे पास यहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम को एंड करना है या जहाँ पे हमने उसको स्टॉप करना है, तो जो हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है वो हम यही बात करेंगे। स्टेटमेंट ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ इंडेंटेड स्टेटमेंट दैट फॉलो। A label is an optional string, वो एक optional string है। Number of identifier followed by a colon, और stopping condition क्या है, is any these form। नंबर 1 क्या है, until fixed point है, until expression है और while expression है। ये हमारे पास 3 conditions हैं कि until fixed point, until expression और, ठीक है, और while expression। अब हम इन्हीं कंडीशन से हम अपने एक हम अपना प्रोग्राम देखते हैं कि उस प्रोग्राम को हम किस तरीके से करते हैं। इसमें स्टॉपिंग फॉर फिक्स्ड अंडर फिक्स पॉइंट, ठीक है, ये आपके पास एनुमरेशन है, और इसमें यानी मोड हमने कर लिया, इसमें हमने इसको इनिशियल कर दिया, देन स्टार्टेड कर दिया, देन फिनिश कर दिया। वेरिएबल मोड में इसको हम इज इक्वल टू करते हैं कि ये हमारे इनिशियल मोड के इक्वल है, ये काउंट हमारा 0 है, ये हमारा मेन प्रोग्राम आ गया। इसमें हम लिखते हैं स्टेप until fixed point if mode is equal to initially, then mode colon is equal to started, and count colon is equal to 1 if mode is equal to started and count less than 10, then count colon is equal to count plus 1 if mode is equal to started and count greater is equal to 10, then mode colon इक्वल टू फिनिश्ड। ये हमारे पास सर्टेन आपके स्टेप्स हैं कि जो एक प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट किस तरीके से होता है, इंटीग्रेट किस तरीके से होता है, और लिंक किस तरीके से होता है। अब आप ये देखें, ये ऑटोमेटा रेगुलर एक्सप्रेशन जो हम 7-8 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास इनिशियल है, ये काउंट कॉलन 1 है, ये इफ काउंट लेस देन 10 देन काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। यानी अगर काउंट जो है वो लेस देन 10 आता है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है
वो 10 से लेस आती है तो फिर हम क्या कहते हैं कि जो काउंट है या कॉलन इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, तब उसको क्या करे कि वो काउंट कॉलन इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर ले। और काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की है तो हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे हमने इसको इस लिंक को हमने फिनिश कर दी है। तो इनिशियली, देन स्टार्टेड, देन फिनिश्ड, ये हमारे पास इसके 3 स्टेप्स है कि पहले हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसको फिनिश करते हैं। इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम इस पूरे प्रोग्राम को लेके चलते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, लिंक करते हैं और वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब इसमें जो हमारे पास केसेस हैं वाइल एंड अंटिल के, कि जो हमारे पास स्टॉपिंग फॉर कंडीशंस है वाइल और अंटिल की, हम क्या कहते हैं कि either while or until may be used to give an explicit stopping conditions for iterated sequential steps of the machine। यानी अब इसमें हम while और जो until है may be used to give an explicit stopping condition for iterated sequential steps ऑफ द मशीन। वाइल एक्सप्रेशन में और अंटिल एक्सप्रेशन में हम क्या कहते हैं, वाइल में हम क्या कह रहे हैं कि वेरिएबल x एज इंटीजर इक्वल टू 1, यानी जो भी हमारे पास वेरिएबल था x, हमने इसको इंटीजर के साथ 1 के साथ इक्वल किया। मेन हम बात करते हैं स्टेप वाइल x लेस देन 10, जब x 10 से लेस होता है राइट लाइन x कॉलन इज इक्वल टू x प्लस 1। तो ये हमारे पास एक कंडीशन थी कि आप जब ये कहते हैं कि वेरिएबल x एज इंटीजर, इसको हमने 1 के इक्वल कह दिया, मेन हमारा प्रोग्राम आ गया। फिर हम ये कहते हैं कि स्टेप वाइल x लेस देन 10, जब x लेस देन 10 है तो राइट लाइन x एंड x कॉलन इज इक्वल टू x प्लस 1। और यहाँ पे जो हमारे पास अंटिल एक्सप्रेशन है वेरिएबल x एज इंटीजर इक्वल टू 1 मेन और स्टेप अंटिल x ग्रेटर देन 9 राइट लाइन x और x कॉलन इक्वल टू x प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका कोड था। अब हम क्या बात करते हैं कि रनिंग ईच ऑफ दीज एग्जांपल्स प्रोड्यूस 9 स्टेप्स। ये हमारे पास 9 स्टेप्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। इट विल प्रिंट नंबर्स लाइक 1, देखिए अब ये 1 है तो ये x लेस देन 10, तो ये पहले इसमें क्या कर देगा कि x लेस देन 10 किया, वैल्यू 1 आई, लेस 10 है तो उसने क्या कर दिया 1, फिर ये 1 प्लस 1 किया 2, फिर 2 फिर लेस है 3, तो ये 9 आउटपुट तक आएंगी। यानी यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हमारे पास एक कंडीशन थी कि इंटीजर 1 स्टार्ट किया, मेन किया और स्टेप, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने x लेस देन 10 किया और यहाँ पे हमने क्या किया x हमने यहाँ पे किया कि x जो है वो आपका ग्रेटर देन 9 है, तो हम क्या कहते हैं कि राइट लाइन x एंड x कॉलन इज इक्वल टू x प्लस 1 हमने कर दिया। तो इस तरीके से ये जो हमारी एग्जांपल थी कि रनिंग ईच ऑफ दीज एग्जांपल प्रोड्यूस 9 स्टेप्स। दोनों में लॉजिक डिफरेंट है लेकिन रिजल्ट सेम, ठीक है। इसका लॉजिक कुछ और है, इसका लॉजिक कुछ और है, लेकिन जो आपका रिजल्ट है दैट इज सेम, लाइक 1 2 3 एंड अप टू 9 एज आउटपुट। यानी जो इसकी आउटपुट आएगी, जो इसकी जो प्रिंटिंग होगी वो 1 2 3 4 से लेकर 9 तक होगी। अब हमारे पास ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, ठीक है, और ये जितनी भी कंडीशंस हैं इन तमाम कंडीशंस के अंदर क्या क्या है, ये आपकी इक्वल टू की है, ये नॉट इक्वल टू की है, ये लेस देन की है, ठीक है, एल टी लेस देन, ये ग्रेटर देन की है, ये इन की है, ठीक है, ये आपकी नोटेशन की है, ये सबसेट की है, ये सुपरसेट की है, ये सबसेट इक्विवेलेंट की है और ये आपके पास सुपर सेट इक्विवेलेंट की है। ये सारी कंडीशन है जो हम इसमें यूज करते हैं। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ठीक है, कि जो आपके डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं। द सिंटेक्स जो आपका स्टेप इंडिकेट्स आ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट विल बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर, कि वो आपके एक जो ऑर्डर है वो उसमें परफॉर्म करेगा कि पहले स्टेप में क्या है, दूसरे स्टेप में क्या है। जिस तरह हम डिफरेंट प्रोसेस की बात करते हैं कि P1 P2 P3 P4, वैसे ही आपका S1 S2 S3 आपके डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं और आप उन तमाम सीक्वेंसेस को देखते हैं कि वो किस तरीके से जो है परफॉर्म हो रहे हैं और किस तरीके से इंटीग्रेट हो रहे हैं। इसमें हम बात करते हैं लेबल्स आफ्टर द स्टेप, कीवर्ड
आर ऑप्शनल बट हेल्पफुल। ये जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो अगर हम उसमें साथ अपने कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑप्शनल है, लेकिन अगर हम यूज़ करते हैं तो हमने जब उस प्रोग्राम को डायग्नोस्ट करना है, उसकी फॉल्ट टॉलरेंस करनी है, तो उसमें वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है बी वेरी, ठीक है, कि आप इंट्रोड्यूसिंग अननेसेसरी स्टेप्स। अब ये आपने जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं, ठीक है, ये हमने इसमें हमने बड़ा ही जो है वो पहले से कॉन्शियस रहना है, ठीक है, कि हमने अननेसेसरी स्टेप तो यूज नहीं किए। दिस कैन अकर इफ टू ऑपरेशंस आर रियली नॉट ऑर्डर डिपेंडेंट बट आर गिवन एज टू सिक्वेंशियल स्टेप्स रिगार्डलेस। आप ये देखें कि यहाँ पे ये आपकी जो अकरेंस है, हम यही बात कर रहे हैं कि दिस कैन अकर इफ टू ऑपरेशंस आर रियली नॉट ऑर्डर डिपेंडेंट बट आर गिवन एज टू सिक्वेंशियल स्टेप्स रिगार्डलेस। it is very easy to fall into this trap since most people are use the sequential structures used by other programming languages। यानी ये जो हमारे पास की पॉइंट है कि since most people are used to the sequential structures used by other programming languages, वहाँ पे आपके पास sequential structure जो है हम उसको यूज करते हैं। अब इसमें जो हमारे पास आइट्रेशन और कलेक्शंस है कि अनदर कॉमन इडियम फॉर आइट्रेशन इज टू डू वन स्टेप पर एलिमेंट इन सम फाइनाइट कलेक्शन सच एज अ सेट और सीक्वेंस। ठीक है, इसमें स्टेप फॉर ईच है जो आपकी आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 है इन एक्सप्रेशन नंबर 1, देन आपकी आइडेंटिफिकेशन नंबर 2 एंड एक्सप्रेशन नंबर 2, और ये आपके पास पूरी की पूरी आपकी एक स्टेटमेंट ब्लॉक है जो आप अपनी पूरी की पूरी स्टेटमेंट ब्लॉक को यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं माई लिस्ट इज इक्वल टू 1, 2, 3, ये आ गया। ये आपके पास मेन प्रोग्राम है और स्टेप फॉर ईच आई इन माई लिस्ट राइट लाइन आई। अब इसमें क्या हो रहा है कि सिक्वेंशियल स्टेप बेस्ड आइट्रेशन इज अवेलेबल फॉर सेट्स as well as sequences, but in the case of sets the order is not specified। यानी अब ये हमारे पास जो रूल्स है कि sequential step based iteration is available for sets as well as sequences, but in the case of sets the order is not specified। जो order है वो आपका specified नहीं है, वो integrate नहीं है, वो आपका link नहीं है। तो अब हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं, फॉर जनरल गाइडलाइंस हैं जो हम अपने स्टेप्स में यूज़ कर सकते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आपको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। ये कुछ एक्सपीरियंस के रूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वो रूल्स हैं कि जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, जहाँ पे कुछ लोगों का सर्टेन एक्सपीरियंस है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आपको कौन सी कंडीशन यूज़ करनी चाहिए, अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आपको कौन सी कंडीशन यूज़ करनी चाहिए। तो ऑपरेशन अकर इन अ फिक्स ऑर्डर, ठीक है। अगर आपके पास जो ऑपरेशंस हैं वो आपके एक फिक्स ऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक है ना, आपका जो ऑर्डर है वो फिक्स ऑर्डर में आ रहे हैं, तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, तो आपको जो चूज करना चाहिए, आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स चूज करने चाहिए कि आपके कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4, वो चूज करना चाहिए। ईच ऑपरेशन मस्ट बी डन इन ऑर्डर। अब जो ऑपरेशन है वो मस्ट बी डन इन ऑर्डर, iterated steps with stopping condition while comma until। यानी यहाँ पे आप यूज करेंगे अपने iterated steps यूज करेंगे, जो stopping condition है जिसमें while comma until आप इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट 4 क्या है, operations must be done in sequence one after another। ये आपके जितने भी ऑपरेशन है वो डन होंगे सीक्वेंस में वन अदर। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आइट्रेशन और कलेक्शन। यहाँ पे हम यूज करेंगे आइट्रेशन और कलेक्शन हर एक के लिए, ठीक है, फॉर ईच के लिए। ऑपरेशन कैन बी डन विदाउट ऑर्डर। अगर आपके ऑपरेशन डन हो रहे हैं ऑर्डर के बगैर, इन दैट केस यू विल यूज आइट्रेशन और कलेक्शन फॉर ऑल, ठीक है। इन दैट केस यू विल यूज आइट्रेशन और कलेक्शन फॉर ऑल एंड रिपीट an operation until
नो मोर चेंजेस अकर, कि अगर वो रिपीट हो रहे हैं उसमें कोई और चेंजेस अगर नहीं हो रही, तो इन दैट केस यू विल चूज फिक्स पॉइंट स्टॉपिंग कंडीशन अंटिल फिक्स पॉइंट, कि वहाँ पे आप जो है यूज़ करेंगे फिक्स पॉइंट स्टॉपिंग यूज़ करेंगे, और वहाँ पे आपकी कोई भी अगर फिक्स कंडीशन यूज़ नहीं हो रही तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको लिंक कर सकते हैं, उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अपडेट्स, ठीक है, अपडेट्स के अंदर क्या है कि अपडेट्स जो है इसमें जो हम देख रहे हैं हाउ आर वेरिएबल, यानी इसमें तो ये तो हमारे पास सारी कंडीशन आ गई कि ये सिचुएशन है, ये कंडीशन यूज करेंगे। अब हम इसको देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है अपडेट्स। अपडेट्स में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ आर वेरिएबल अपडेटेड, कि जो आपका एक प्रोग्राम है उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी अपडेशन किस तरीके से होती है। ए प्रोग्राम डिफाइंस state variables and operations. The most important concept is that state is a dictionary of name comma value pairs. Each name identifies an occurrence for state variable, ठीक है, और operations may propose new values for state variables, ठीक है, जितनी भी आपकी new values हैं उसके लिए हम जो है उसको जो है उन तमाम वैल्यूज़ के लिए जो है हम उसको जो प्रपोज करते हैं, बट इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस इज ओनली विजिबल इन सबसिक्वेंट स्टेप, यानी उसमें जितने भी चेंजेस हैं हम उस तमाम को देखने के लिए, विजिबिलिटी के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। अब आपके पास जो अपडेट स्टेटमेंट है उसका जो आपका सिंबल है कॉलन इज इक्वल टू रीड्स एज गेट्स, ये क्या है, रीड्स एज गेट, वेरिएबल x इज इक्वल टू 0, वेरिएबल y इज इक्वल टू 1, ये मेन आ गया। देन स्टेप राइट लाइन इन द फर्स्ट स्टेप x इज इक्वल टू प्लस x, ठीक है, ये यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, x आपके पास क्या आ रहा है, x इज यहाँ पे आपका 0 आ रहा है। राइट लाइन इन द फर्स्ट स्टेप y इज इक्वल टू प्लस y, y इज इक्वल टू 1 आ रहा है और इसको हम x का 2 कह रहे हैं। और स्टेप अपडेट्स occur here, इसमें राइट लाइन इन द सेकंड स्टेप x इज इक्वल टू प्लस x कॉलन x इज 2, और इसमें इन द सेकंड स्टेप y इज इक्वल टू प्लस y और y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास अपडेट स्टेटमेंट है कि हम इसको किस तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास डिफरेंट डिले इफेक्ट ऑफ अपडेट्स, जो हमारे पास डिले इफेक्ट है ऑफ अपडेट्स जो है, अपडेट्स don't actually occur until the step following the one in which they are written, यानी वो उस तरीके से हमें रिटर्न नहीं करती जिस तरीके से अपडेशन होती है। लाइक आप देख रहे हैं कि वेरिएबल x इज इक्वल टू 0, वेरिएबल y इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास मेन प्रोग्राम आ गया, इसमें स्टेप क्या है, राइट लाइन इन द फर्स्ट स्टेप कॉलन x इज इक्वल टू प्लस x, यानी यहाँ पे हम x को क्या कह रहे हैं, हम इसको 0 कह रहे हैं। राइट लाइन इन द फर्स्ट स्टेप y इज इक्वल टू प्लस y, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, y इज 1 कह रहे हैं। और स्टेप 2 में क्या कह रहे हैं, x कॉलन इज इक्वल टू 2, और राइट लाइन इन द सेकंड स्टेप x इज इक्वल टू प्लस x, और यहाँ पे x आपके पास क्या है, इसमें 0 है। और स्टेप देन राइट लाइन इन द थर्ड स्टेप x इज इक्वल टू प्लस x, और यहाँ पे x क्या है आपके पास 2 है। तो ये हमारे पास डिले इफेक्ट ऑफ द अपडेट्स है कि उसकी क्या क्या अपडेट्स किस तरीके से आती है। व्हेन अपडेट्स अकर, अब जब आपके पास अपडेशन अकर होती है तो ऑल अपडेट्स गिवन विद इन अ सिंगल स्टेप अकर, ठीक है, वो सारी की सारी कंटिन्यूसली एक साथ टुगेदर एट द एंड ऑफ द स्टेप, जितनी भी आपकी अपडेशन है वो सारी की सारी एक सिंगल स्टेप में उसकी अकरिंग होती है। और यहाँ पे जो आपका कंसेप्ट डिलीवर होता है और जो आपकी अपडेशन होती है कि कंसेप्चुअली द अपडेट्स आर अप्लाइड इन बिटवीन द स्टेप्स, के आपके जितने भी स्टेप्स हैं। अब इसमें देखें कि जो हमारी जितनी भी स्वैपिंग वैल्यूज हैं इन सी का जावा, और ये एब्स्ट्रैक्ट जो हमने स्टेट मशीन लैंग्वेज देखी है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर इज इक्वल टू एक्स, एक टेम्प वैल्यू है, सॉरी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स का, एक्स को वाई का और वाई को मैं टेम्प कह दिया। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एक्स कॉलन इज इक्वल टू वाई और वाई कॉलन इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। हम इस तरीके में अपने वैल्यूज को कैसे स्वैप करते हैं, इस तरीके से स्वैप करते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ अपडेट, कि कितनी कंसिस्टेंसी है
उसके अपडेट्स के अंदर अपडेट्स आपकी कितनी कंसिस्टेंट है, द ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कि वो कितनी कंसिस्टेंसी है, आपका कंसिस्टेंट है, ठीक है, अपडेशन के अंदर, ठीक है, उसकी जो है वो कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए द ऑर्डर विद इन अ स्टेप डज नॉट मैटर बट ऑल ऑफ updates in the step must be constrained. None of the updates given within a step may contradict each other. If updates do contradict, then they are called inconsistent updates and an error occur. और जो inconsistent updates है step x:1 x, ये आपका wrong है, error क्या आएगा आपके पास, clash in the update set, we do not know which of टू शुड टेक इफेक्ट। तो ये आपको प्रॉब्लम यहाँ पे रेज होता है कि वी डू नॉट नो विच ऑफ द टू शुड टेक इफेक्ट, कौन इसका जो इफेक्ट वो किस तरह लेंगे और किस तरीके से यूज होगा। टोटल एंड पार्शियल अपडेट्स में क्या होता है कि एन अपडेट ऑफ द वेरिएबल कैन आइदर बी टोटल और पार्शियल। अब जो आपकी अपडेशन होती है या वो टोटल हो सकती है या वो पार्शियल हो सकती है। टोटल अपडेट इज अ सिंपल रिप्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल्स वैल्यू विद अ न्यू वैल्यू। यानी टोटल जो अपडेट का कंसेप्ट है कि इज अ सिंपल रिप्लेसमेंट ऑफ अ वेरिएबल्स वैल्यू विद अ न्यू वैल्यू। और पार्शियल अपडेट्स क्या होती हैं कि वो अप्लाई होती हैं कि पार्शियल अपडेट्स अप्लाई टू वेरिएबल दैट ऑफ स्ट्रक्चर, जो आपके स्ट्रक्चर्स रखते हैं। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अपडेट ऑपरेशन x:= वेरिएबल indicates whether the update is total or partial। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो अपडेट है वो टोटल है या पार्शियल है, यहाँ से हम चेक करके बता सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट था टोटल और अपडेट का, इसमें हम अपनी जो है न्यू वैल्यू को प्लेस करते हैं और इसमें हम अपने पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अपडेट ऑपरेशन x:, वेरिएबल इंडिकेट्स वेदर द अपडेट इज टोटल। यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि अपडेट आपकी टोटल है या पार्शियल है। टोटल अपडेट ऑफ अ सेट वैल्यू वेरिएबल। अब आप देखिए इसमें कि वेरिएबल स्टूडेंट्स एज सेट ऑफ स्ट्रिंग मेन देन स्टेप, इसमें राइट लाइन द इनिशियल रोस्टर इज इक्वल टू प्लस स्टूडेंट्स, then students colon is equal to bill, they get add and so on, then step right line the final roster is plus student। अब ये तीन जो steps आपके पास हुए हैं, the variable student was initially as empty set, वो initially empty set था। it was then updated to contain the names of the 4 students, यानी ये 1 2 3 4 ये आपके पास empty था, यहाँ पे 1 2 3 4 student आ गए। update become visible in the second step as the final roster, के उसमें वो आपकी जो विजिबल है और आपकी फाइनल रोस्टर में आ गई। ये हमारे पास था टोटल अपडेट की एग्जांपल थी ये वाली, और ये हमारे पास है पार्शियल अपडेट ऑफ अ सेट वैल्यूड वेरिएबल। अब इसमें देख रहे हैं कि वेरिएबल स्टूडेंट एज सेट ऑफ स्ट्रिंग मेन स्टेप देन राइट लाइन द इनिशियली रोस्टर इज प्लस स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट्स आपके आ रहे हैं बिल, इसमें स्टूडेंट आ रहे हैं आपके कैरल, इसमें स्टूडेंट आ रहे हैं टेड, ये 4 स्टूडेंट आ गए। ये आपका स्टेप द फाइनल रोस्टर इज इक्वल टू प्लस स्टूडेंट, x:, इज इक्वल टू वेरिएबल इज अपडेट ऑपरेशन। इफ x एंड्स विद एन इंडेक्स फ्रॉम देन द अपडेट इज पार्शियल, वरना अपडेट पार्शियल होगी। इफ x एंड्स, अगर वो इंडेक्स पे होता है तो पार्शियल होगी, ये आपका रूल्स है। इफ x एंड with a variable name then the update is total। यानी ये जो रूल है ये आप ध्यान में रखें कि if x ends with an index form then the update is partial, if x ends with a variable name then the update is total। और लास्ट में ये हमारे पास अपडेटिंग सेट वैल्यू वेरिएबल है। तो इसमें आप देखिए हम क्या कह रहे हैं कि इसमें वेरिएबल स्टूडेंट्स एज सेट ऑफ स्ट्रिंग्स मेन, फिर इसमें स्टेप आ गया, ये हमारे पास इनिशियल रोस्टर आ गया प्लस स्टूडेंट्स, ये 4 स्टूडेंट आ गए। इसमें हम अपनी बात कर रहे हैं द करंट रोस्टर आ गया प्लस स्टूडेंट आ गए, और ये हमने इस स्टेटमेंट को हमने क्या है इज इक्वल टू फॉल्स, और द फाइनल रोस्टर इज प्लस स्टूडेंट। अपडेटिंग द स्टूडेंट्स when updating statement static removes bill from the set। हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। the update is partial, ये अपडेट आपकी पूरी नहीं है इसलिए हम इसको पार्शियल कहेंगे।
in the sense that each student may be added to the set students in the same step without contradiction। तो ये हमारे पास अपडेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि हम इसको किस तरीके से अपडेट करते हैं, पार्शियल अपडेट क्या होती है, टोटल अपडेट क्या होती है, और जो डिफरेंट इंडस्ट्री की एग्जांपल्स थी वो सारी की सारी हमने इस लेक्चर में कवर की। तो इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।